गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। हाँ, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3। हमने कल संविधान सभा की प्रक्रियागत उपलब्धियां और उसके उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रक्रियागत मसलों से संबंधित समितियां। पहले मैं ये बता दूं, समितियों का जो समितियां बनाई गई, कुछ समितियां ये क्यों बनाई गई। जो हमारा संविधान था उसके निर्माण को सरल और सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसमें से कुछ प्रक्रियागत मामलों से संबंधित समितियां तथा कुछ तथ्यगत मामलों से संबंधित समितियां हैं। जो प्रक्रियागत मसलों से संबंधित बनाई हुई समितियां हैं उनके 10 नाम दिए हुए हैं। प्रक्रियागत नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, प्रत्यय पत्र समिति, सदन समिति, प्रेस गैलरी समिति, प्रचालन समिति, कार्यादेश समिति, हिंदू अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, और 10वीं है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभावों के परीक्षण हेतु समिति। और जो तथ्यगत समितियां बनाई गई है वो उनके कुल 8 नाम हैं। पहली है राज्यों के साथ वार्ता हेतु समिति, दूसरी है परामर्श दात्री समिति, संघीय शक्ति समिति, चौथी है संघ संविधान समिति, 5वीं है प्रांतीय संविधान समिति, 6ठी है प्रारूप समिति, और 7वीं है वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, और जो है 8वीं है मुख्य कमिश्नरी प्रांत समिति। इन सभी समितियों में से प्रारूप समिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण समिति है। जो ये प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष हैं यानी कि सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और जो ये प्रारूप समिति है इसके अन्य सदस्य हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयगर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्ला तथा एन माधव मेनन। ये इसके अन्य सदस्य समिति के। जो ये प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था संविधान का, तो इसने इसने अपनी समिति में पहले प्रारूप में कितने वो प्रस्तावित किए हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के पहले प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची प्रस्तावित की, और जब दूसरा प्रारूप तैयार किया इन्होंने तो उसमें कुल 315 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा तैयार दूसरा प्रारूप संविधान सभा के लिए समक्ष 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। जो ये दूसरा प्रारूप था ये कब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में? 21 फरवरी 1948 को, और वो भी लिखित रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। और जो ये संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से काम करना शुरू कर दिया था। जो संविधान सभा तैयार हुई थी उसने 9 दिसंबर 1946 से काम करना शुरू कर दिया था। संविधान के संशोधित प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। जो इस प्रारूप में संशोधन हुए यानी कि बदलाव हुए उसको हमने कब स्वीकार कर लिया? 26 नवंबर 1949 को। आगे हम पढ़ेंगे। जब सरकारी कामकाज पर बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रस्ताव पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया सही नहीं है। जो हम मतदान करके वो निर्णय लेते हैं ये प्रक्रिया सही नहीं है। किसने बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा ने भरसकर प्रयास किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम समिति विकसित हो। यह प्रक्रिया काफी हद तक सफल भी रही। उसके आगे जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसमें कम से कम कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। जो ये हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, जो समितियों ने मिलकर निर्माण किया है, इसमें कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। इस कार्य पर लगभग 64,000 रुपये व्यय हो गए हैं हमारे। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा होती रही। जो संविधान का प्रारूप बना था उस पर 114 दिन चर्चा होती रही यानी कि बातचीत होती रही। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपलब्ध सब तथा अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपलब्ध तुरंत 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। इस तिथि को संविधान लागू होने की तिथि माना जाता है। किस तिथि को?
26 जनवरी 1950 से जब ये लागू हुआ था उस दिन से। इसे हम संविधान लागू होने की तिथि मानते हैं। अब संविधान सभा का स्वरूप और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधिकारी इकाई थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राय यह बात कही जाती है चूंकि संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं निर्वाचित किए गए, इसलिए इसे एक प्रतिनिधिकारी इकाई नहीं माना जाता है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी नरेशों द्वारा नामांकित किए गए थे, जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्य सांप्रदायिकता आधार पर निर्वाचित हुए थे। कुछ विद्वानों का यह मत है कि संविधान सभा की सही मायने में एक प्रतिनिधिकारी संस्था नहीं है। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से इस कथन को देखें तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष बल नहीं है। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय संप्रदायगत वैमनस्य की स्थिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था, और जो दूसरे संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, नेपाली को 1, सिख को 5, पारसी 3, एंग्लो इंडियन 3, पिछड़ी हुई जनजातियां 5 तथा मुस्लिम 1 प्राप्त था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि संविधान सभा सारे भारत की लघु झांकी प्रस्तुत करती है। अतः यह कहना उचित नहीं है, यानी कि यह कथन सही नहीं है कि संविधान सभा भारतीय जनमानस की प्रतिनिधिकारी संस्था नहीं है। और जो साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था। जो साम्यवादी दल था उसका कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था, परंतु मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और समाजवादी दल ने प्रतिनिधि अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी जो विचारधारा रखने वाले लेकिन फिर भी समाजवादी विचारधारा रखने वाले अनेक व्यक्ति कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। और जो हिंदू महासभा के 2 पूर्व सदस्य डॉक्टर जयकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। अथवा के संथानम के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्या संविधान सभा संप्रभु इकाई थी? तो जब संविधान सभा के गठन के बाद इसकी वैधानिक प्रतिस्थिति को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ कि संविधान सभा के एक सदस्य M.R. जयकर का मत था कि संविधान सभा एक संप्रभु इकाई नहीं है। तो इस पर विवाद उठा क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, और ये योजना ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन थी, परंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इससे सहमत नहीं थे। पर उसके बाद जब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार या किसी भी अन्य सर्वप्रथम इसके द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया संविधान के द्वारा। जब उन्होंने कहा, संविधान सभा ने अपने संप्रभु होने का परिचय भी दिया, उसने कहा सर्वप्रथम इसके द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या किसी भी अन्य सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार के आदेश से भी या किसी अन्य सत्ता के आदेश से जो हमारी संविधान सभा उसका विघटन नहीं होगा, यानी कि उसको अलग नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जब इसके स्वयं के सदस्य 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पारित हो जाने के उपरांत संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन योजना द्वारा आरोपित प्रतिबंध स्वयं ही समाप्त हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी? एक विस्तृत संविधान बनाने के पीछे हमेशा यह भावना विद्यमान रहती है कि संविधान को यथासंभव सुस्पष्ट एवं गतिशील बनाया जा सके। उसको एकदम जब भी संविधान ऐसा बनाया जा सके कि उसको हम सुस्पष्ट और व्यवस्थित रूप से गतिशील रख सकें, वो हमेशा गतिशील रहे। संविधान सभा के कुछ सदस्य इतना व्यापक संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे, और एक सदस्य ने संविधान के इतने व्यापक रूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संविधान वकीलों का स्वर्ग है। वो इतना बड़ा संविधान सभा नहीं बनाना चाहते थे, तो संविधान के वो इतने बड़े नहीं बनाना चाहते थे, फिर भी वो इतने व्यापक हो गए। तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी करी है कि यह संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि बहुत सारे वकील इसमें ही इतने सारे संविधान बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये
वकीलों का स्वर्ग है। संविधान के प्रारूप पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा गया कि यह प्रारूप लोगों को अत्यधिक मुकदमेबाज तथा न्यायालयों पर अधिकाधिक जाने की प्रेरणा देने वाला है। यह मुकदमेबाजी के नए द्वार खोलेगा और हमारे योग्य एवं मेधावी वकीलों को अत्यधिक कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। तो प्रोफेसर के.वी. राव का मानना था कि संविधान सभा में वकील राजनीतिज्ञों का पूर्ण प्रभुत्व रहा है, जबकि इसमें राजनीति विज्ञान का संवैधानिक विधि के आचार्यों को लगभग नहीं के बराबर स्थान दिया है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का दर्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन होती है। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन होती है। ये संविधान का सबसे बहुमूल्य अंग है। क्या? प्रस्तावना। ये हमारे संविधान का सबसे बहुमूल्य अंग है, यानी कि महत्वपूर्ण। हम संविधान को यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी मानते हैं। यह संविधान में लगाया गया रत्न है। यह सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। यह स्वयं में पूर्ण है। यह वह कसौटी है जिसके द्वारा संविधान के महत्व का आकलन किया जा सकता है। प्रस्तावना के आधार पर हम संविधान का आकलन कर सकते हैं कि यानी कि संविधान कैसा होगा। तो हम प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या निम्नवत है। हम प्रस्तावना में जो शब्दों को उपयोग किया गया है हम उसकी व्याख्या देखेंगे। हम भारत के लोग। इस वाक्यांश के 3 अर्थ हैं। पहला तो है अंतिम सत्ता जनता के पास है, जो भी मतलब अंतिम निर्णय है वो जनता के पास है। और दूसरा, संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। और तीसरा, संविधान की स्थापना जनता की स्वीकृति एवं सहमति से हुई है। जो संविधान की स्थापना हुई है, जो भी संविधान बने हैं, ये सब जनता की स्वीकृति से ही बने हैं। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आशय है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि वो देशी और विदेशी जो भी मामले हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने ले सकता है। तीसरा है धर्म निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में जो धर्म निरपेक्ष शब्द है वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है, जो कि 1976 में बना था। ये अधिनियम 1976 में बना था। भारत में इसका आशय सर्वधर्म समभाव से लिया गया, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से मानेंगे। किसी धर्म को लेकर कोई नागरिक मतभेद नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट है समाजवादी। प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। इसका आशय है कि भारत एक समतावादी समाज स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। 5वां पॉइंट है लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतंत्र घोषित करता है। इसका आशय मात्र एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से नहीं वरन एक लोकतांत्रिक जीवन शैली से भी है। 6वां पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है हमारे यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है वंशानुगत और दूसरी होती है गणतंत्रीय। जो वंशानुगत वो होती है व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें ऐसा होता है कि जो वंश के आधार पर, जैसा कि ब्रिटेन में होता है, वंश के आधार पर वो अपना राष्ट्रपति चुनते रहते हैं। पर जो गणराज्य जो हमारे देश में, उसमें जनता की सहमति से वोट देकर ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। और हम अगला पढ़ेंगे न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का वचन देती है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना उसमें हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय देने का भी वचन लेती है। जो सामाजिक न्याय किस प्रकार के होते हैं? जो जाति धर्म को लेकर होते हैं। इसमें भी हमें जाति धर्म को सभी को एक इक्वल न्याय मिलेगा। सभी जातियों के लिए न्याय बराबर है सभी धर्मों को लेकर। और आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का सहगामी तत्व है। नकारात्मक धरातल पर इसका अभिप्राय यह है कि आर्थिक आधार पर समाज के सदस्यों में मतभेद नहीं किया जाना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो और समाज के भौतिक संसाधनों का यथासंभव बंटवारा न्यायसंगत तथा आय वर्गों के बीच अधिक अंतराल न हो। और जो राजनीतिक न्याय होता है वो उसमें कि राजनीतिक जो भी वो होते हैं राजनीतिक प्रक्रिया, उनमें सभी को भाग लेने का अधिकार है। और 8वां पॉइंट है स्वतंत्रता। तो यह हमारा एक मूलभूत स्वतंत्र, हमें मतलब सभी नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाए। हम तो जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और हमें हर चीज मतलब संविधान निर्माताओं का यह दृढ़ मान्यता है कि सही अर्थों में भारत के लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब भारत के नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रता उपलब्ध की जाए। मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं उनको सभी स्वतंत्रता उपलब्ध करी जाए, तभी संविधान सभा
का लोकतंत्र में मतलब यही स्थापना की गई उसकी प्रस्तावना में। हम 9वां पॉइंट पढ़ेंगे समानता। तो सभी को धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जाति को लेकर, नौकरी को लेकर सभी को सभी अवसर प्रदान किए जाना चाहिए और सभी के लिए समानता रखनी चाहिए। और 10वां पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। व्यक्ति की गरिमा का आशय है कि एक व्यक्ति के रूप में उसे जीवन यापन की परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए, जो भी मतलब उसे जीवन यापन की सारी परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो हमारे देश में एक तो मतलब बहुत ही विभिन्नताओं के बावजूद भी एक देश की एकता, एक देश में एक बुनियादी एकता है। बहुत भिन्नताओं के बावजूद हमारी देश में एक बुनियादी एकता है, जिसे दृढ़ करना राष्ट्र का सर्वप्रथम लक्ष्य है। अखंडता शब्द पृथकवादी तत्वों पर रोक लगाने की दिशा में उन्मुख है। राष्ट्रीय एकता का संबंध हृदय से है, जिसके साथ अनुभूति और निष्ठा के प्रश्न जुड़े होते हैं। अतः राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए हृदय में परिवर्तन अनिवार्य है। जो हमारी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए हमें हमारे हृदय में परिवर्तन करना अनिवार्य है, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं में भी परिवर्तन लाया जा सके। तो इससे राष्ट्र की भावनाओं में भी परिवर्तन आएगा और संकुचित भावनाओं के स्थान पर राष्ट्र के प्रति निष्ठा विकसित की जा सके। जो हम छोटी छोटी भावनाएं रखते हैं, इसको छोड़कर हम राष्ट्र के लिए हित सोच सके और उसकी निष्ठा, राष्ट्र के प्रति प्रतिनिष्ठा विकसित की जा सके। आगे हम कल पढ़ेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में। धन्यवाद।